आप जग्गू को हकीकत बता क्यों नहीं देते हैं? शायद हकीकत जानकर जग्गू की आंखें खुल जाएं। नहीं चिड़िया, मेरी पत्नी ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं इस राज को राज ही रखूं। वो क्या राज था जो कालू कौवा अपने बेटे से छुपा रहा था? ये हम कहानी में आगे चलकर जानते हैं। ये ले पिताजी, पानी पी लें। रात को सोते समय जो जो चाहिए हो ले लिया करें। आपको तो दिन में कोई काम होता नहीं है, मैंने सारा दिन काम करना होता है और रात को आप सोने नहीं देते हैं। बेटा, मुझे कल खांसी की दवा ले देना। मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर पैसे हुए तो ला दूंगा, अब चुप करके सो जाएं। फिर कालू कौवा बच्चों की तरह आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। कालू कौवे की पत्नी कुछ समय पहले मर गई थी और कालू कौवा अब बीमार रहने लग गया था। उसकी बहू कालू कौवे से बहुत नफरत करती थी। चिड़िया, कालू कौवा कल से बहुत बीमार है, चलो हम उसे देख कर आते हैं। सारी जिंदगी इतनी कमाई की कालू कौवे ने और अब इस उम्र में उसे कोई संभालने वाला भी नहीं है। उसकी बहू तो उसे हर समय घूरती रहती है। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर जाते हैं। 3 दिन से खांसी आ रही है। रोज जग्गू से कहता हूँ मुझे दवा ला दो, वो हर रोज यही कहता है। मुझे याद भूल गया। आप चिंता ना करें कालू, मैं आज ही आपको बुलबुल से खांसी की दवा ला दूंगी। कालू की बहू भी नदी से पानी पीकर घर आ जाती है। सुसर जी, ये क्या, आप तो पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठे करके बैठे हुए हो मेरे घर में। बेटी, हम तो अपने भाई कालू की खैरियत मालूम करने आए थे। ये ठीक है, नरम नरम भोजन खाने का नाटक करता है ये बीमार होकर। चिड़िया बहन, आप दोनों जाएं, इसे बोलने का पता नहीं है। मेरी दवा ला देना। तुम्हारे जैसी बदतमीज बहू अगर मेरी होती तो पेड़ से उल्टा लटका देता मैं। चुप करके निकलो मेरे घर से। अगर ज्यादा अपनी जबान चलाई तो कैंची से काट दूंगी तुम्हारी जबान, मोटे कबूतर। और भागो यहाँ से, तुम भी चिड़िया कहीं की। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बहू अपने पति जग्गू का नंबर मिलाती है। हेलो हेलो जग्गू, जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं अभी के अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी आया। आ लेने दो एक बार मेरे पति को घर में, देखती हूँ तुम्हें बुड्ढे कहीं के। जग्गू भी घर आ जाता है। क्या हुआ पिंकी, क्यों बार बार फोन कर रही थी? आज इस बुड्ढे ने कबूतर और चिड़िया को बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाई है। पूछो इस बुड्ढे से। पिताजी, कितनी बार बोला है आपको कि आप पिंकी को तंग ना किया करें। मेरा तो जीना हराम कर रखा है आपने। रात को सोने देते हैं और ना ही दिन को काम करने देते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बहू तो ऐसे ही बोलना शुरू हो गई। हाँ हाँ, पागल हूँ ना मैं जो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ अपने मैके। इस घर में या मैं रहूँगी या ये बुड्ढा। पिंकी मेरी जान, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं 1-2 दिन में कुछ करता हूँ। तब तक इसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दो। मुझे गंदी बू आती है इस बुड्ढे से। और ऐसे खांस खांस कर कीटाणु फैलाता रहता है ये बुड्ढा सुसर। और फिर रात हो जाती है और जग्गू अपने पिता का घोंसला उठाकर दूसरे कमरे में रख देता है और साथ में एक घंटी रख देता है। पिताजी, ये घंटी बजा देना अगर कोई काम हुआ तो। और हाँ, बार बार घंटी बजाकर हमें तंग ना करते रहना। जाओ, तुम जाओ। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं कालू की खांसी की दवा लेकर आई हूँ।
लाएं आंटी जी, मैं दे देता हूँ पिताजी को दवा। नहीं, मैं खुद दे देती हूँ और दवा खाने का तरीका भी समझा देती हूँ कालू भैया को। कालू, मैं समझ सकती हूँ आप इस समय बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। शायद मेरे पालन पोषण में ही कोई कमी रह गई थी, जो मेरा बेटा मुझसे ऐसा कर रहा है। आप जग्गू को हकीकत बता क्यों नहीं देते हैं? शायद हकीकत जानकर जग्गू की आंखें खुल जाएं। नहीं चिड़िया, मेरी पत्नी ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं इस राज को राज ही रखूं। आधी रात को कालू कौवा घंटी बजाता है, जिसकी आवाज से कालू की बहू और बेटा दोनों जाग जाते हैं। जाओ और उसे समझाओ, रात है, दिन नहीं है, हमें सो लेने दो। जी पिताजी, क्या बात है? ये खिड़की बंद कर दो बेटा, मुझे ठंड लग रही है। जग्गू वो खिड़की बंद कर देता है और जाते हुए वो घंटी उठाकर अपने पिता से थोड़ी दूर रख देता है। सुबह हो जाती है। जग्गू, मेरी एक बात मानोगे? क्या क्या बात है पिंकी, बताओ। ससुर जी को अनाथालय में छोड़ाओ, सुना है वहाँ बूढ़े पक्षियों को भी आश्रय मिल जाता है। परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पिताजी के साथ ऐसा करूं। अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर, फिर मैं ही अनाथालय चली जाती हूँ। मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। फिर जग्गू कालू कौवे को एक टोकरी में रखता है। जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो मुझे लेकर? पिताजी, मैं मजबूर हूँ, मेरी पत्नी आपको घर में नहीं रख सकती, मैं आपको अनाथालय छोड़ने जा रहा हूँ। ये सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जग्गू अपने पिताजी को अनाथालय ले जाता है। अनाथालय वाला पक्षी कालू को देखकर उससे कहता है, आओ आओ कालू, बहुत समय बाद आए हो, तुम तो बूढ़े हो गए। बस ऐसा ही है, मैं अब बीमार रहने लग गया हूँ। इनका नाम लिख लें, यही वो पक्षी हैं जिसकी मैंने आपसे बात की थी, इसे ही मैंने यहाँ छोड़कर जाना है। इनका नाम मुझे पता है और एड्रेस भी। ये सब सुनकर और देखकर जग्गू बहुत हैरान था कि उस पक्षी को ये सब कैसे पता है। जब उसके पिताजी को एक कमरे में ले जाया जाता है तो फिर जग्गू वापस लौटकर आता है। अंकल, एक बात मुझे बताएं, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? मैं इन्हें 5 साल पहले से जानता हूँ। कालू की अपनी कोई संतान नहीं थी और फिर ये और इनकी पत्नी मेरे पास एक बच्चा लेने आए थे। शायद वो तुम ही थे। जग्गू ही है ना नाम तुम्हारा? ये सब जानकर जग्गू की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो रोने लग जाता है। तो क्या मैं अपने पिता का सगा बेटा नहीं हूँ? नहीं, ये आपको मेरे अनाथालय से ही लेकर गए थे। मेरे पिता ने मुझे आज तक ये बात बताई ही नहीं और मुझे मालूम ही नहीं होने दिया कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ। रोते हुए जग्गू भागकर अपने पिता के पास जाता है, परंतु कालू मर चुका था। वो उस जिंदगी के दुखों और गमों से आजाद हो चुका था। जग्गू वहाँ बैठकर रोए जा रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। अब चाहे जग्गू रो रो कर समंदर बहा दे, समय लौटकर नहीं आने वाला था और शायद बाकी की जिंदगी जग्गू कभी खुशी से नहीं गुजार पाएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिस अनाथालय में वो अपने पिता को छोड़ने आया था, उसी अनाथालय से उसका पिता उसे कभी लेकर गया था।
जंगल में बरसात हो रही थी। गर्मी के मौसम में बरसात तो सभी को अच्छी लगती है। सभी नदी नाले पानी से भर चुके थे, फूल महक रहे थे और पेड़ों के पत्ते धुलकर साफ हो गए थे। अब मैं फिर से भर गई हूँ और मैं फिर से पहले की तरह पक्षियों को गर्म मौसम में ठंडा ठंडा पानी पीने को दूंगी। ये बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। पास में छोटा रोज नदी की बातें सुन रहा था। और मैं अपने दोस्तों को सुंदर सी खुशबू दूंगा, जिस खुशबू से अब पूरा जंगल महकेगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है इस जंगल में। कौन अच्छा कौन बुरा, मेरी खुशबू सबके लिए है। और आंटी, अब मैं जल्द जवान हो जाऊंगा और मेरी रंगत और सुर्ख हो जाएगी। दोनों की बातें पेड़ ने सुनी और पेड़ से भी कुछ बोले बिना रहा न गया। मैं फिर से जी उठा। मैं तो मरने ही वाला था। मुझे पानी मिल गया। अब मैं सभी पक्षियों को धूप में साया दूंगा, फल दूंगा और घर बनाने के लिए लकड़ी भी दे सकूंगा। हा 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 हा, हम सब फिर से जवान हो गए। वो सब ऐसे खुश थे। चिड़िया का बेटा अपने घर में अपनी मम्मा के साथ लिपटा हुआ बैठा था। मम्मा, ये बारिशें कैसी होती हैं? जब सागर पर सूरज राजा की धूप पड़ती है तो सागर का पानी बादलों में बदल जाता है, और जब बादलों में पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हवाएं उन्हें उड़ाकर सूखे जंगलों में ले जाती हैं और फिर बरसात होती है। मम्मा, परंतु मुझे एक बात ही समझ नहीं आती कि सागर का पानी खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सागर बहुत बड़ा है। जितना पानी बादलों में जाता है उससे कहीं ज्यादा पानी बरसात का इकट्ठा दरियाओं और नदी नालों से होता हुआ फिर से सागर में पहुंच जाता है। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे और बारिश के मौसम का मजा ले रहे थे। कालू कौवा तो ऐसे मौसम में भी आराम से घर बैठने वाला नहीं था। उसे भूख सता रही थी और वो उड़ते उड़ते नदी की दिशा में आ जाता है। कौवे, क्या भूखे हो? बहुत भूखा हूँ। अब बारिश हो गई है, जल्द ही मैं आप सब पक्षियों को मीठे मीठे फल दूंगा। अब आप ऐसा करें कि मेरी जड़ के पास एक चावल का पौधा है, आप उससे चावल खा लें और अपनी भूख मिटाएं। कौवा तुरंत पेड़ से नीचे आता है, वो चावल खा लेता है और फिर अचानक से कौवे को कोई आवाज सुनाई देती है। कौवे कौवे, मैं कब से किसी का इंतजार कर रही हूँ, मेरे पास आओ। ये भोली नदी मुझे बुला रही है। क्या बात है भोली नदी जी? जो पानी मैं जमा कर सकती थी मैंने कर लिया और अब पानी बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और जंगल में बाढ़ आ जाएगी। ये सुनकर कौवा डर जाता है। भोली नदी जी, अगर बाढ़ आ गई तो बरसात से जो खुशियाँ हमें मिली है सब खत्म हो जाएंगी। तो फिर आप ऐसा करें, जो चिट्ठी मैंने बादलों के नाम लिखी है आप इस चिट्ठी को बादलों तक पहुंचा दें। परंतु भोली नदी जी, मुझे तो नहीं पता कि बादल कहाँ मिलेंगे। सागर पर जाएं, आप अपने साथ चिड़िया को ले जाएं। चिड़िया को सब पता है कि बादल कहाँ रहते हैं। मैं जल्दी से जाता हूँ, परंतु भोली नदी, तब तक आप खुद पर काबू रखें और जंगल में बाढ़ ना आने देना। बस जल्दी जाओ, समय थोड़ा है। कौवा तुरंत चिड़िया के घर जाता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है ऐसी बारिश में? चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलें। मैं नदी पर गया था और नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। ये चिट्ठी मुझे नदी ने दी है, हमें ये बादलों तक पहुँचाना होगी। क्या नदी में बाढ़ आने वाली है? समय बहुत थोड़ा है। भोली नदी ने कहा है कि जल्दी से ये चिट्ठी पहुँचाओ और उसी ने मुझे आपको साथ ले जाने का कहा था। कुकू बेटा, मैं और आपका अंकल बादलों के पास जा रहे हैं। आप सो जाओ, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मम्मा, आप जाएं, जल्दी जाएं, सब पक्षियों की जिंदगी का मसला है।
फिर कौवा और चिड़िया घर से निकलते हैं। बारिश भी थी, परंतु चिड़िया और कौवा अपने दोस्तों को बाढ़ से बचाने के लिए उड़ते हैं। वो सागर पर बादलों के पास पहुंच जाते हैं और जाकर वो चिट्ठी बादल को देते हैं, जिसे बादल पढ़ता है। बादल जी, भोली नदी ने कहा है कि अगर बारिश ना रुकी तो सब खुशियाँ खत्म हो जाएंगी जो बरसात ने हमें दी हैं। तो क्या भोली नदी भर चुकी है? अभी नदी में थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, बस आप जल्दी से बादलों को वापस बुला लें। तो फिर ऐसा करें, आप ये मेरी चिट्ठी लेकर हवाओं की रानी के पास जाएं और हवाओं की रानी को मेरी चिट्ठी दें, फिर ही वो बादलों को उड़ाकर वापस लाएगी। फिर चिड़िया और कौवा जल्दी से बादल की हवाओं के लिए लिखी हुई चिट्ठी हवाओं की रानी के पास लेकर जाते हैं। हवाओं की रानी पहाड़ों में संगीत गा रही थी। रानी, रानी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में बरसात बहुत ज्यादा हो रही है और नदी जी ने हमें बादलों के पास भेजा था और फिर बादल जी ने ये चिट्ठी आपके नाम दी है। चिड़िया, मुझे पढ़कर बताओ कि बादल भैया ने क्या लिखा है इस चिट्ठी में। हवाओं की रानी, आप जल्दी से इन पक्षियों के साथ जाएं और जो बादल इनके जंगल में बरसात कर रहे हैं उन्हें उड़ाकर कहीं और सूखे जंगल में ले जाएं। तो क्या आपके जंगल में बाढ़ आने वाली है? नदी नाले सभी भर चुके हैं, अगर कुछ देर और बरसात होती रही तो बाढ़ आ जाएगी। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं जाती हूँ और बादलों को उड़ा ले जाती हूँ। ऐसे हवाओं की रानी तेजी से आगे बढ़ती है। कौवा और चिड़िया रानी के पीछे पीछे चलते हैं और फिर हवाओं की रानी बादलों को उड़ाकर दूर सूखे जंगल में ले जाती है। बारिश रुक जाती है। हमने कर लिया, हमने अपने जंगल को बाढ़ से बचा लिया। अगर आप ऐसे कोशिश ना करते तो बहुत बुरा होने वाला था। शायद मैं भी अपनी जवानी ना देख पाता और पानी में डूबकर मर जाता। और मैं भी अपने दोस्तों को फल ना दे पाता। चिड़िया बहन, मुझे तो जोरों की भूख लग गई है। क्या आपके घर में कुछ खाने को है? कौवे भैया, आप मेरे साथ चलें, मेरे पास भोजन है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज सुबह बहुत रोशन थी। सभी पक्षी बहुत खुश थे और जंगल में बाहर आ गई थी। चिड़िया बहन, आपने हम सब की जान बचाई है। अगर भोली नदी हमें बाढ़ का ना बताती तो कुछ भी हो सकता था। चिड़िया बहन, चले, सब पक्षी नदी पर गए हैं भोली नदी को धन्यवाद कहने के लिए। मम्मा, मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। फिर वो वहाँ से नदी की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बाढ़ का बताकर कोई बड़ा काम नहीं किया। हम सब एक दूसरे के लिए जीते हैं और हमें ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और मेरे फल भी पककर तैयार हैं। आप मेरे मीठे मीठे फल खा सकते हैं। और मेरी खुशबू सबके लिए, मेरे सभी दोस्त हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं।